जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकेश कुमार लेक्चर्स। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर। जो फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम लघुत्तरीय प्रश्न, उसका हम लोग जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे यूट्यूब पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि हम पूरा चैप्टर का लेकर आए, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, तो हम पूरा चैप्टर का जो है वीडियो हम लेकर आएंगे हम अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और आंसर। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन में भाग लेने वाले वृक्क से संबंधित अन्य रचनाओं की सूचीबद्ध करें। मतलब इसका कहना है क्वेश्चन का कि उत्सर्जन क्या होता है और उत्सर्जन में भाग लेने वाले जो वृक्क से संबंधित अन्य रचना है उसका नाम बताएं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। मनुष्य में उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नांकित है, मतलब निम्नलिखित है, नीचे लिखे हुआ है। 1 नंबर है वृक्क, 2 नंबर है मूत्रवाहिनी, 3 नंबर है मूत्राशय, आगे है चौथा है मूत्रमार्ग। चौथा यहाँ है मूत्रमार्ग, चौथा मूत्रमार्ग है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, परपोषण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? परपोषण कहने का मतलब जो दूसरे पर आश्रित हो, और यह कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर देखते हैं इसका, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। परपोषण निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। मतलब जो परपोषण है, परपोषण मतलब जो दूसरे जीव पर जो जीव आश्रित रहते हैं वह होते हैं परपोषण। और परपोषण 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, 1 में है प्राणी संपोषण, 2 में है मृतजीवी पोषण, 3 में है परजीवी पोषण और 4 में है प्राणी संपोषण। 4 में है प्राणी संपोषण। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, पोषण क्या है? इनके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? इसका कहने का मतलब है कि पोषण क्या है। पोषण मतलब खाना या जो भी है, पोषण का मतलब ज़्यादातर खाना ही है, जिससे आदमी का या जीव का पोषण होता है। तो इसका आंसर देखते हैं। पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है, जिसके द्वारा शरीर रचना, टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन एवं नियमन होता है। इसका जो भाग है, चरण है, मुख, आहार, नली, अमाशय, क्षुद्रांत, आंत की भित्ति, बिना पचा भोजन बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। जो भोजन नहीं पचता है, जो बिना पचा होता है, उसको बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखने से पहले बता दें कि यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 या किसी भी एग्जाम के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर से देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी बायोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सके 10th में। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर देखें, एक बार ज़रूर देखें, और देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और इसको बनाने में बहुत सारा मेहनत लगा है दोस्तों, तो आप लोग प्लीज़ एक बार शेयर, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है और उसके उत्पाद क्या है? मतलब उत्पाद क्या है इसका मतलब है। तो आंसर लिखे हैं, स्वपोषी पोषण हरे पौधे में पाया जाता है जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। स्वपोषी मतलब जो स्वयं पोषण करता है, जैसे पेड़ पौधे होते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से CO2 और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। देखिए यहाँ हम
जो समीकरण है उसको भी बनाकर रखे हुए। देखिए यहाँ 6CO2 प्लस 12H2O को मिलाया जाता है और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में रिएक्शन कराया जाता है, तो हमें प्राप्त होता है C6H12NO6 यानी ग्लूकोज हमें प्राप्त होता है। और अतिरिक्त हमको 6H2O मतलब जल का 6 अणु और ऑक्सीजन का 6 अणु भी प्राप्त होता है। चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। इसका आगे लिखे हैं सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां है। इसके उपोत्पाद आणविक ऑक्सीजन है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। तो इसका उत्तर लिखे हैं जलीय जीव जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होता है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव इस प्रकार लाभप्रद है। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें हम 66 या 64 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग वीडियो में लगातार बने रहें ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटे और एग्जाम में एकदम सही लिख कर आए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है श्वसन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि श्वसन क्या है। श्वसन का मतलब क्या होता है? सांस लेना। तो यह क्या है इसको बता देना है। तो इसका उत्तर लिखिए शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा समझा जा सकता है। देखिए यहाँ C6H12NO प्लस 6O2 की अभिक्रिया कराया जाता है, तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 6 से 73 किलो कैलोरी हमको जो है ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ये समीकरण आप लोग याद करके रखिएगा, क्योंकि जो श्वसन अगर परिभाषा है तो आप लोग उसमें लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं है, लेकिन लिख दीजिएगा तो एकदम जो लघुत्तरीय प्रश्न है उसमें 2 नंबर का 2 नंबर पूरा एकदम मिल सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है स्वपोषी पोषण की आवश्यक शर्तें क्या है, इसके उपोत्पाद क्या है, मतलब स्वपोषी पोषण की आवश्यक शर्त क्या है और इसका उत्पाद क्या है। तो उत्तर हम लिखे हैं स्वपोषण के लिए निम्न शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। ए है पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति, बी है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र है उसको CO2 बोला जाता है, जो सी है जल H2O की उपस्थिति। जो स्वपोषी पोषण की आवश्यक शर्तें हैं जो ये है पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड और जल उपस्थित होना ही चाहिए। अब इसका जो उत्पाद है यानी उत्पाद है इसके बारे में देख लेते हैं। पर्णहरित या क्लोरोफिल सूर्य से विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, जिसके द्वारा CO2 एवं H2O का स्थिरीकरण कर अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं, इसका आगे लिखे हैं उपोत्पाद के रूप में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज अंततः स्टार्च में बदल जाता है। जो ग्लूकोज होता है अंततः लास्ट में स्टार्च में बदल जाता है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं, मतलब परिसंचरण तंत्र क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। तो उत्तर हम लिखे हैं उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थों या अन्य उपपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इस तंत्र के 3 मुख्य अवयव है। जो परिसंचरण तंत्र है एक शरीर की एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है और उसको पूरा यानी फल स्वरूप उत्पन्न कर विभिन्न पदार्थों की से शरीर की एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है। और इसके 3 प्रमुख अवयव है। ए है
एक नंबर है रक्त या रुधिर, 2 नंबर है हृदय, 3 नंबर है रक्त वाहिनियाँ। यह 3 अवयव है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर है 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है उत्सर्जन क्या है, मानव में इसके 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखे। मतलब उत्सर्जन क्या होता है और मानव में इसके प्रमुख 2 अंग के नाम बताना है। देखिए उत्तर लिखे हैं हम, जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासन की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मतलब जो जीवों की शरीर उपापचयी क्रिया फलस्वरूप उत्पन्न होता है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, निष्कासन की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मानव में इसके 2 प्रमुख अंग के निम्नलिखित हैं। जो इसके 2 प्रमुख नाम है, उसके अंग, जो प्रमुख अंग है उसका नाम निम्नलिखित है। एक है वृक्क यानी किडनी, जो रक्त में द्रव्य के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है, लिक्विड के रूप में, जो लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट होता है उस रूप में बाहर निकलता है। दूसरा है फेफड़ा लंग्स, जो रक्त में गैसीय अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। जो रक्त के गैसीय अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है उसको हम लोग क्या लंग्स कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है। तो उत्तर लिखिए, वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए निम्नलिखित महत्व है। ए में लिखे हैं, 1 नंबर में लिखे हैं, यह पौधे के मूल रोम द्वारा खनिज लवणों के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक उनके परिवहन में सहायक होता है। जो मूल रोम होता है उसके द्वारा खनिज लवणों के अवशेषों को जड़ की पत्तियों तक उनके परिवहन में सहायक होता है। दूसरा है यह पौधे में तापक्रम संतुलन बनाए रखता है। तीसरा है वाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधों की जड़ों से चोटी तक जल की निश्चित धारा बनी रहती है। चौथा है दिन में रंध्रों के खुले रहने पर वाष्पोत्सर्जन कर्षण ही जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल का कार्य करता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। जो मूत्र बनता है या तो किसी भी जीव में हो, मूत्र बनने की जो मात्रा का नियमन है किस प्रकार होता है। तो इसका उत्तर लिखे हैं, आंसर लिखे हैं, जल की मात्रा पुनरावशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय व उत्सर्जित करता है इस पर निर्भर करता है। अगर अधिक मात्रा में जल या अन्य द्रव का सेवन किया जाए तो रक्त का दाब बढ़ जाता है व अधिक मात्रा में मूत्र बनती है। मूत्र की मात्रा भोजन में लिए गए खनिज लवण व दूसरे ठोस आहार पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए अगर खाने में नमक की मात्रा अधिक है तो वृक्क से उचित मात्रा में लवण मूत्र के साथ ही बनता है, जिससे रक्त में विसरण दाब सही रहता है। मूत्राशय पेशीय होता है, अतः यह तंत्रिका नियंत्रण में है और हम इसी कारणवश मूत्र निकासी को नियंत्रित कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को पता है कि समझ में आया होगा, आप लोग पूरा एकदम अच्छा से पढ़े होंगे तो आप लोग अच्छा से लिख पाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित करें। मतलब वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के ताप को पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। जो वाष्पोत्सर्जन है मतलब द्रव के कमरे के ताप पर या द्रव के क्वथनांक नीचे ताप वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है क्या शाकाहारी एवं मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई में भिन्नता होती है, यदि हाँ तो क्यों।
मतलब अगर होता है तो क्यों? तो उत्तर है छोटी आंत की लंबाई भोजन के प्रक्रिया पर निर्भर करता है। जो छोटी आंत की लंबाई है भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है, सॉरी प्रक्रिया पर नहीं, प्रकार पर निर्भर करता है। शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है जिससे कि सेल्यूलोज का पाचन सही ढंग से हो सके। इसके विपरीत मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई छोटी होती है क्योंकि मांसाहारी भोजन का पाचन अपेक्षाकृत सरल होता है। जो मांसाहारी भोजन होता है, हम एक बार एक वीडियो भी बनाए थे कि मांसाहारी जो लोग हैं उनका पाचन थोड़ा लेट से होता है और जो शाकाहारी है उनका पाचन एकदम सही से होता है, अच्छा से होता है, मतलब जल्दी से हो जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है मनुष्य में दंत क्षरण का क्या कारण है? मनुष्य में दंत क्षरण का क्या कारण है? तो उत्तर है दंत क्षरण या दंत क्षय इनेमल तथा डेंटिन के सन्नय मृदुकरण के कारण होता है। अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर दंत प्लाक बना देता है। प्लाक दांत को ढक लेता है, इसलिए लार अम्लों को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती है। यही दंत क्षरण का कारण है। क्या है? यही दंत क्षरण का कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है दंत प्लाक एवं दंत अस्थि क्षय से क्या समझते हैं? मतलब दंत का प्लाक एवं दंत अस्थि क्षय से आप क्या समझते हैं? उत्तर है यदि मीठी चीजें खाने के उपरांत हम अपनी दांतों की सफाई ठीक से नहीं करते हैं तब ये हमारे दांतों पर बैठ जाती है एवं दांत प्लाक बनाते हैं। शक्कर पर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया कर अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल दांत के इनामेल से रासायनिक प्रतिक्रिया कर उसे नरम बना देता है तथा उस स्थान पर धीरे धीरे एक छिद्र बन जाता है जिससे दंत अस्थि क्षय कहते हैं। देखिए अगर आप लोग खाना खाते हैं तो आप लोग मुंह को अच्छा से एक बार जरूर धोएं ताकि दांत में जो ये बीमारी होता है ये ना होए। अगर हो जाएगा तो आप लोग को कुछ दिन के लिए दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग खाना खाए तो अच्छा से दांत को धोएं यानी मुंह को धोएं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है विषमपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं? मतलब विषमपोषी पोषण क्या होता है? उत्तर है विषमपोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी अन्य स्रोतों पर निर्भर करते हैं। जैसे सभी जंतु, हरित पौधे यानी कवक। इसके 3 प्रकार हैं। एक है मृतजीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण, तीसरा है प्राणी संपोषण। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखे। मतलब सजीव के 4 लक्षण लिखना है। सजीव के मुख्य 4 लक्षण निम्नलिखित है। पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा प्रजनन, चौथा वृद्धि एवं विकास। देखिए जो सजीव है उसका लक्षण है कि वो पोषण करता है, बिल्कुल पोषण करता है। दूसरा श्वसन करता है। तीसरा प्रजनन मतलब आनुवांशिक रूप में प्रजनन करता है, नए बच्चे को जन्म दे सकता है, इसका कहने का मतलब है। चौथा है वृद्धि या विकास, मतलब वह बड़ा भी होता है। तो इसलिए सजीव के मुख्य यह 4 लक्षण है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद करें ताकि यह क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड में पूछेगा। जीवों में पोषण की अनिवार्यता की सार्थकता साबित करें। उत्तर है जैविक प्रक्रमों से के संचालन, वृद्धि, अनुक्षरण आदि कार्यों के निष्पादन हेतु जावा का मूलभूत आवश्यक ऊर्जा है। ऊर्जा की प्राप्ति हेतु खाद्य पदार्थों का जरूरत होती है, अतः जीवों में पोषण अनिवार्य है। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? भूमिका क्या है? यहाँ छूट गया है, भूमिका क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि हमारी आहारों में, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? तो उत्तर है हमारी आमाशय में अम्ल की भूमिका निम्नलिखित है। आप देखिए
एक नंबर है, यह जीवाणु नाशक की तरह कार्य कर भोजन के साथ आने वाली बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। दूसरा है, भोजन इसके कारण शीघ्रता से नहीं पचता है। जो अमाशय है उसमें अम्ल की भूमिका ये दोनों है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम लिखिए। उत्तर, कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम निम्नलिखित है। एक है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है लाइसोसोम, तीसरा है गोल्गी उपकरण और चौथा है अंतःप्रद्रव्य जालिका। देखिए, कोशिका के जो 4 यह है कोशिकांग। देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग से पूछे कि किसी भी क्वेश्चन में कि उसका नाम लिखना है तो सबसे पहले आंसर आपको लिख देना है कि इसके ये चीज़ निम्नलिखित है। जो भी आपको लिखना है तो उसका ये चीज़ निम्नलिखित है लिख देना है, उसके बाद नंबरिंग करके लिखना है। तो इस तरह आप लोग लिखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनके नाम तथा कार्य लिखे। तो यह क्वेश्चन में पूछा है कि मनुष्य के कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं और उसके नाम तथा कार्य भी लिखना है। तो उत्तर है, मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। कतरनक, इंसाइजर उसी को कहते हैं इंसाइजर, उसी को कहते हैं भेदक या कैनाइन, अग्रच्वर्णक या प्रीमोलर तथा च्वर्णक या मोलर। देखिए, कतरनक कहिए, भेदक कहिए, अग्रच्वर्णक कहिए, प्रीमोलर कहिए। और ये यहाँ अग्रच्वर्णक को ही प्रीमोलर कहा जाता है और च्वर्णक को मोलर कहा जाता है। लेकिन बहुत सारे आपको किताब में मिल जाएगा या मॉडल सेट में मिल जाएगा, इंसाइजर कहेगा, कैनाइन कहेगा, प्रीमोलर कहेगा या च्वर्णक कहेगा और यहाँ कहेगा लास्ट में मोलर। तो ये आप लोग को कंट्रास्ट कर लेना है कि इसी को ही, जैसे कतरनक को इंसाइजर कहा जाता है, भेदक को कैनाइन कहा जाता है और च्वर्णक को प्रीमोलर कहा जाता है और च्वर्णक को मोलर कहा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। कतरनक को काटने वाला दांत कहते हैं, भेदक चीरने या फाड़ने वाला दांत होता है और च्वर्णक को चबाने एवं पीसने वाला दांत कहा जाता है। इससे आप लोग वीडियो से आप लोग जरूर समझे होंगे कि दांत का क्या कार्य होता है और कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्सर्जित पदार्थों के निष्कासन हेतु पौधों द्वारा उपयुक्त विधियों का नाम लिखिए। उत्तर, पौधों में उत्सर्जन के लिए जंतुओं की तुलना में कोई विशिष्ट अंग का प्रयोजन नहीं है। पौधे विभिन्न तरीके से उत्सर्जित पदार्थों को निष्कासित करते हैं। पत्तियों के रंध्रों एवं तनों के वातरंध्रों द्वारा विसरण की प्रक्रिया से सीओ को निष्कासित करते हैं। आवश्यकता से अधिक जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्सर्जित होता है। कुछ उत्सर्जित पदार्थ पत्तियों एवं छालों में संचित रहते हैं जो निश्चित समयांतराल पर निष्कासित होते हैं। जो 22 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर ये है। चलिए अगले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। दोस्तों, आप लोग के लिए इतना मेहनत करें, आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि आप लोग को दोस्तों को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो और जाके बोर्ड में अच्छा से नंबर लाए और बायोलॉजी में अच्छा से अच्छा करे। चलिए तो हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का कह रहा है क्वेश्चन, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। तो इसका आंसर है, हमारे शरीर में वसा का पाचन आहार नाल की क्षुद्रांत में होता है। यकृत से निकलने वाला क्षारीय पित्तरस आए हुए भोजन के साथ मिलकर उसकी अम्लीयता को निष्क्रिय करता है, उससे क्षारीय बना देता है, जिसकी इसी प्रकृति पर आग्नेयाशयी रस से कार्य करता है। पित्तरस वसा को सूक्ष्म कणों में तोड़ देता है। इस क्रिया को इम्लिशीकरण क्रिया कहते हैं। लाइपेज एंजाइम जो कि आग्नेयाशय रस में पाया जाता है, इम्सिफाइड वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। जो ये इम्लिशिफाइड वसा होता है उसको वसीय या अम्लीय ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है।
चलिए अगला 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? उत्तर है, किसी भी जीव में शारीरिक वृद्धि के लिए उससे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है, अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित है। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विभिन्न जीव विभिन्न प्रकार के पोषण का प्रक्रम प्रयुक्त करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगला 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है, किण्वन क्रिया क्या है? इथेनॉल की प्राप्ति में किण्वन का अनुप्रयोग किस प्रकार होता है? जो यह क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि किण्वन क्रिया क्या है। सबसे पहले तो हम लोग को बताना होगा कि किण्वन क्रिया क्या है, इसका परिभाषा। उसके बाद कह रहा है कि इथेनॉल की प्राप्ति में किण्वन का अनुप्रयोग किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका आंसर लिखे हैं, क्या है कि गन्ने के रस को सूर्य के प्रकाश में रख देने पर यह रासायनिक ऊर्जा का उपयोग कर किण्वित हो जाते हैं, जिससे एल्कोहल का निर्माण होता है। व्यापारिक विधि में एथेनॉल को चीनी के किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसका देखिए अब किण्वन किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग को चीनी ले लेना है। चीनी का सूत्र होता है C12H12 और H22 और O11। C12H22 और O11 प्लस एगो H2 यानी जल लेना है एक। उसके बाद ईस्ट से इन्वर्टेज के उपस्थिति में तो हम लोग को ग्लूकोज प्राप्त होगा प्लस फ्रुक्टोज प्राप्त होगा। उसके बाद फिर से ग्लूकोज को हम लोग जाइमेज की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को एथिल एल्कोहल प्राप्त होगा। फिर उसके बाद हम लोग CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2 को जिंक, उसके बाद Cr2 और O3 के उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को CH3OH यानी मेथिल एल्कोहल प्राप्त होगा। यही है किण्वन प्रक्रिया प्राप्त करने की, जो इसमें किण्वन जो प्राप्त करने की यह क्रिया है, इसका अनुप्रयोग यही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है? क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है? उत्तर, पचे हुए भोजन का अवशोषण ज़्यादा हो सके तथा सतही क्षेत्रफल अधिक हो सके, इसके लिए क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है। इन कोशिकाओं में भोजन का प्रयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जाता है तथा नए ऊतकों के निर्माण तथा टूटे हुए ऊतकों के मरम्मत हेतु होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला 27 नंबर क्वेश्चन। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? मतलब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसके रासायनिक समीकरण में व्यक्त कीजिए। इस रासायनिक समीकरण में व्यक्त करना है यानी इसको रिएक्शन कराना है। तो इसका उत्तर है हम लिखे हैं कि हमारे हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा जल यानी H2O के द्वारा अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण करना ही प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। इसका रासायनिक समीकरण ये है। तो रासायनिक समीकरण हम लोग देखते हैं। तो रासायनिक समीकरण है इसका 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के साथ C6 बनता है। उसके बाद H12 प्लस O2 यानी ग्लूकोज और उसके बाद प्लस 6O2 प्लस 6H2O प्राप्त होता है हम लोगों को। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, रक्त की
संरचना को समझाए। मतलब रक्त का जो ये संरचना होता है वह कैसे होता है, इसको हम लोग उत्तर लिखे हैं। रक्त लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है जो मुख्य रूप से कोशिका एवं प्लाज्मा से बना है। रक्त कोशिका 3 प्रकार की होती है, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका एवं पटटिकानु प्लाज्मा। में जो यह प्लाज्मा होता है 50 से 55% में 90 से 92% जल, 6 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन एवं 1 से 2% अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं। इसमें ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा आदि पाए जाते हैं रक्त की संरचना में। चलिए अब हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है, रक्त पट्टिकाणु की क्या उपयोगिता है? उत्तर है, रक्त पट्टिकाणु सबसे छोटी आकार की रक्त कोशिका है। इसे विषाणु या थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये अस्थि मज्जा में मेगाकैरियोसाइट्स द्वारा निर्मित होता है। ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, मृतजीवी पोषण क्या है? उत्तर है, आंसर है, जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर के सतह की घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। यही मृतजीवी पोषण है। मृतजीवी अपना भोजन मुख्यतः तरल अवस्था में अवशोषण द्वारा ग्रहण करते हैं। जंतुओं और पौधों की मृत्यु के पश्चात उनके मृत शरीर को मृतजीवी अपघटित कर अर्थात सड़ा गला कर उनके मूल तत्वों में बदल देते हैं। ऐसे मूल तत्व पुनः मिट्टी में प्रतिस्थापित हो जाते हैं और उत्पन्न गैस वातावरण में मिल जाते हैं। इन तत्वों को फिर से हरे पौधों मिट्टी से ग्रहण कर अपने उपयोग में लाते हैं। यही चक्र पृथ्वी में निरंतर चलता रहता है। जो यह 30वां नंबर क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रकर्मों को आवश्यक मानेंगे? देखिए हम लोग 50% क्वेश्चन को कवर कर लिया, अभी 50% क्वेश्चन बाकी है, यानी हम लोग को 64 से 65 क्वेश्चन देखना है। तो अभी 31 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर है, जीवन के अनुरक्षण के लिए हम निम्नलिखित प्रकर्मों को आवश्यक मानेंगे। जो एक है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है परिवहन एवं चौथा है उत्सर्जन इत्यादि। चलिए इसका आगे देखते हैं। पर इन जैव प्रकर्मों के अतिरिक्त सभी जीवधारी रिप्रोडक्शन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। ये क्रिया जीवन के लिए अति आवश्यक है। रिप्रोडक्शन जीवन के लिए, उसकी जो संतति है उसको बचाने के लिए रिप्रोडक्शन अति आवश्यक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रछली मच्छर केंचुआ और ये प्रछली नहीं, यहाँ मछली है, मछली क्या है? मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखे। तो इसका हम उत्तर लिखे हैं। इसका उत्तर है, देखिए आपको बताते हैं, उत्तर है मछली में मुख्य श्वसन अंग क्लोम गिल होता है। जो मछली मुख्य श्वसन अंग होता है वह क्लोम यानी गिल होता है। दूसरा है कि मच्छर में मुख्य श्वसन अंग श्वासनली या ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया होता है, यह मच्छर में मुख्य ट्रैकिया होता है। क्या? ट्रैकिया। उसके बाद केंचुआ में मुख्य श्वसन अंग त्वचा होता है। उसके बाद जबकि मनुष्य में फेफड़ा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? उत्तर है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कच्ची सामग्री निम्नलिखित जगहों से प्राप्त करते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए में है, फर्स्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। दूसरा नंबर है जल,
भूमि से पौधे जड़ों द्वारा प्राप्त करते हैं। तीसरा है पर्णहरित, यह पौधा के कोशिकाओं में स्थित हरित लवक होता है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से पौधा फोटोन ऊर्जा कणों के रूप में प्राप्त करते हैं, जो क्लोरोफिल में संचित होकर आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाए जाते हैं। अगर आप लोग को क्लास 9th, क्लास 10th और क्लास 11th, क्लास 12th का बायोलॉजी पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिए। क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th का संपूर्ण जो है पढ़ाया जाएगा, संपूर्ण जो सिलेबस है वह पढ़ाया जाएगा इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग इस चैनल से ज्वाइन होकर ही रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए अब हम लोग देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव के अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद होते हैं। यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है डेट, लेकिन इस क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन को इसलिए आवश्यक माना जा रहा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। जल में ऑक्सीजन काफ़ी कम घुलित होते हैं, जबकि अधिक जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जलीय जीव सर्वप्रथम मुख के द्वारा घुलित ऑक्सीजन को लेती है तथा विमान के द्वारा कोलोम की कोशिकाओं में अवशोषित कर लेती है, जबकि स्थलीय जीव फेफड़ा के द्वारा आसानी से ऑक्सीजन ले पाते हैं। देखिए आप लोग कोई भी क्वेश्चन लिखिए अपने भाषा में लिखिए, ताकि अपने भाषा में लिखिएगा तो आप अच्छे से लिख पाइएगा। ये नहीं देखिएगा कि हाँ इसका ये भाषा है, इसका ये भाषा। अपने भाषा में लिखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा और आप अच्छा से लिख भी पाएंगे, और जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो भी आपका आंसर को समझ पाएंगे। तो इसलिए आप लोग किसी दूसरे या किसी के नोट्स का पीछे मत पड़िएगा। आप लोग अपने से ध्यान दीजिएगा अपने क्वेश्चन पे कि हमको कैसे इस क्वेश्चन को बताना है। केवल आपको समझा देना है, उसी को कॉपी पे लिख देना है, बस बात बराबर। इसके बाद आपका जो एग्जामिनर है, जो ये कॉपी चेक करने वाले हैं, आपको चेक कर लेंगे और अच्छा होगा तो आपको अच्छा नंबर दे देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। जो पौधा है उसमें गैस का आदान प्रदान मतलब आने जाने की क्रिया कैसे होती है। तो इसका आंसर लिखे हैं, पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण की क्रिया द्वारा पौधों की पत्तियों पर स्थित रंध्रों, स्टोमाटा कहते हैं इसको इंग्लिश में, पुराने वृक्षों में तनों की कड़ी त्वचा पर स्थित वातरंध्रों एवं अंतरकोशीय स्थानों के द्वारा होती है। इस क्रिया में पौधों की आवश्यकताओं एवं पर्यावरणीय अवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन है, अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है। तो इसका उत्तर लिखे है, पाचक रस में HCl पाया जाता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। HCl भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम भी पाचक रस में होता है, जो वसा के आंशिक पचाने में मदद करता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है, अभिवाही एवं अवाही धमनिका के संयोग को ग्लोमेरुलर कहते हैं। अवाही धमनिका का व्यास कम होने के कारण ग्लोमेरुलस के अंदर रक्त पर दबाव अधिक बढ़ जाता है तथा इस उच्च दबाव पर रक्त के छानने की प्रक्रिया होती है, जिसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसके कारण प्रतिदिन 150 से 180 लीटर रक्त का
वृक्कीय निस्पंद होता है, जिसमें 168.5 लीटर जल अवशोषित कर लिया जाता है एवं 1.5 से 1.8 लीटर मूत्र बनता है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के प्राणी संभोजी जीवों का उल्लेख करें। तो उत्तर है, प्राणी संभोजी सजीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। ऐसे प्राणियों को भोजन संपूर्ण पादप या अन्य प्राणी अथवा उनके कुछ भाग होते हैं। भोजन के स्रोतों के आधार पर प्राणी संभोजी निम्न प्रकार के होते हैं। एक में है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा है सर्वाहारी, चौथा है स्वजाति भक्षक, उसके बाद है अपशिष्ट भोजी, उसके बाद है परभक्षी, उसके बाद है कीटभक्षी, उसके बाद है अपघटक, उसके बाद मत्स्य भक्षी, उसके बाद है धान्यपोषी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 39 नंबर क्वेश्चन, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। उत्तर है इसका, पत्तियों में अंदर हरे वर्णक पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम केवल क्लोरोफिल की उपस्थिति में संभव होता है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग कहा जाता है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, पित्त क्या है। 40 नंबर क्वेश्चन है, पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। तो उत्तर है, पित्त यकृत ग्रंथि से स्रावित होने वाला द्रव है जो छोटी आंत में भोजन के पाचन में मदद करता है। मनुष्य के पाचन क्रिया में इसका निम्नलिखित महत्व है। एक है, पित्त अमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर उससे क्षारीय बना देता है ताकि अग्न्याशयी रस में एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। उसके बाद दूसरा है, पित्त भोजन में वसा के बड़े कण को सूक्ष्म कण के में तोड़ने में मदद करता है ताकि लाइपेज एंजाइम उस क्रिया वसा अम्ल ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर सके। इस प्रकार वसा के पाचन में पित्त का महत्व है। तो दोस्तों यह वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि यह वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा पार्ट भी बना देंगे। यह पहला पार्ट हम लोग लेकर चलते हैं। यह पार्ट नंबर वीडियो है 1 चैप्टर 1 का, और इसके बाद पार्ट 2 हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो आप लोग पार्ट 1 पे जितना फोकस कीजिएगा, उसके बाद पार्ट 2 हम वीडियो लेकर आएंगे उतना ही फोकस अच्छे से पार्ट 2 पे कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का 10th का, उसका सारा क्वेश्चन आपके हाथों में रहेगा, आपके एकदम माइंड में रहेगा। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही।